हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 22 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले राजस्थान की स्कीम के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, जो नया बिल इन्होंने प्रेजेंट किया है अपनी असेंबली में, उसमें इन्होंने तीन चीज़ की गारंटी दी है। एक इनकम, सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज पेंशन। राइट। एम्प्लॉयमेंट आप जैसे मनरेगा था गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही 125 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है ये फॉर बोथ एरियाज, रूरल एज वेल एज अर्बन। राइट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने एक और चीज अच्छी की है कि इन्होंने गिग वर्कर, ये जो हमारे डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं, गिग वर्कर्स के लिए भी एक सेपरेट फंड सेटअप किया है। ठीक है, इनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि इनकी जॉब ऐसी रहती है ना, आज है कल नहीं। तो जो रिस्क रहता है उनकी जॉब से एसोसिएटेड, उसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक सेपरेट फंड बनाया है। तो ये आप ऐसा सजेशन यूज कर सकते हैं कि इसी तरह का एक फंड हमें सेंट्रल लेवल पर भी सेटअप करना चाहिए, ताकि एक तरह की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके गिग वर्कर्स को भी। क्योंकि देखिए, अब जो टाइम है वो मोस्टली फ्रीलांसर टाइप के वर्क का ही है। कोई भी किसी एक जगह पर परमानेंट काम नहीं करना चाहता। मैनी पीपल आर गोइंग टू वर्क एज फ्रीलांसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पेंशन कर दी है 1000 रुपीज पर मंथ, ओके, बढ़ाकर। और उसके बाद इस पे फिक्स कर दिया है कि 15% इंक्रीमेंट होगा हर साल। राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगली पार्टी आके कुछ बड़ा प्रॉमिस कर सके, करने को तो कर सकती है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने ऐसा फिक्स कर दिया है, ताकि लोग भी ऐसे डिमांड ना करें प्रोटेस्ट करके। फिर यहाँ पर है कि एक जज ने कहा है कि मुझे दो यूनियन यूनियन मिनिस्टर के ऑफिस से दो लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप जो हमारा चेक बाउंस का केस है उसमें डिले कीजिए, यानी कि कोई दूर की तारीख दीजिए। तो इन्होंने वार्न किया है कि इस तरह की चीजें सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ओके। इसलिए मैंने कल आपको सेपरेशन ऑफ पावर में समझाया भी था। ऑलराइट। एंड ये सब बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। ज्ञान वापी मस्जिद का एक सर्वे चल रहा है, जस्ट टू चेक कि क्या ये मस्जिद जो बनी है ये किसी मंदिर की साइट पर बनी है या नहीं। देन यहाँ पर है कि पोर्ट से लेके यूपीआई तक और ग्रीन एनर्जी पे बात की गई है श्रीलंका के साथ। मतलब कुल मिला के हमें इकोनॉमिक टाइज अपने और डीप करने हैं। ऑलराइट। तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि त्रिंकोमल्ली में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के कुछ ऑयल वेल्स टाइप की चीजें थी। ओके। तो वहां पर हम लोग ऑयल स्टोरेज के लिए यूज करेंगे। ये एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस पे आगे ज्यादा कुछ मूवमेंट हुई नहीं, तो हम इस पे बात नहीं कर सकते। दूसरा, हम यूपीआई हमारा एक्सेप्टेबल हो श्रीलंका में, हम ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम इंडो श्रीलंका रिलेशन अलग से करेंगे, जब देख लेंगे। अभी वैसे भी इसका 2-3 घंटे की विजिट थी इनकी, तो ज्यादा कुछ उस पर निकल के आया नहीं है सामने। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे दिया हुआ है, बट इतना ज़्यादा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इश्यू सोच सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर हम कॉपरेट कर सकते हैं इनके साथ। तो एक है फेरी सर्विसेज। राइट। उसके बाद दूसरा है हमारा सोलर पावर को लेके हम लोग एक प्रोजेक्ट लगा भी रहे हैं। इवन विंड पावर प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं श्रीलंका में, शायद अडानी ग्रुप ही लगा रहा है उसे। उसके बाद एक बांग्लादेश बीबीआईएन इनिशिएटिव है, तो हम उसमें इंक्लूड भी करना चाहते हैं श्रीलंका को भी। ऑलराइट। इसके अलावा एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन में कॉपरेशन, ग्रीन अमोनिया, इन सब में हम लोग साथ में कॉपरेट करना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि श्रीलंका ने अपने सामने एक काफी अनरियलिस्टिक टास्क रख दिया था कि हम लोग टोटल ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ। और इसको इन्होंने इतना सीवियर पुश दिया था कि इसकी वजह से इनके यहाँ हर चीज की शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, और फिर इन्होंने काफी शॉर्टेज क्रिएट हुई और उनकी इकोनॉमी की और ज्यादा बुरे हाल हो गए। बाकी ये सब फालतू की न्यूज़ है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ। एनसीईआरटी ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि अब वो अपनी बुक्स सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, उन सभी 22 लैंग्वेजेस में अपनी बुक पब्लिश करेगा। बस इतनी सी बात है, नथिंग मोर। इसके बाद देखिए,
कई बहुत ज़्यादा केस आए थे जहाँ पर इवन 19-20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा था। एकदम कई वीडियो ऐसे सामने आए जहाँ पे गली में वॉक कर रहे हैं, गिर गए। कहीं पे एक शादी में एक दुल्हन ने वरमाला पहनाई एंड शी डाइड इंस्टेंटली। तो इस तरह के कार्डियक अरेस्ट को बताया गया था कि कोविड-19 की वैक्सीन से लिंक है। बट यहाँ पर अब कुछ स्टडीज की जा रही हैं, तो उन्होंने कहा है देखिए, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि ऐसे कोई सॉलिड एविडेंसेस हमें मिले नहीं है अभी तक। ऑलराइट, तो कोविड-19 वैक्सीन के ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं, ये अभी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे एक डिफेंस बिल की बात हो रही है। अब इसको जितना मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट है जो हमारे काम का हो, लेकिन फिर भी जब बिल पास हो जाएगा तब हम एक बार उसके फीचर्स पे नजर डाल देंगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि दीज अहमदियाज, जो अहमदिया मुस्लिम होते हैं, दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर काफिर। ओके, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत बेकार चीजें हैं। आप सीधे सीधे एक हेट जनरेट कर रहे हो सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सेक्ट सेक्ट के अगेंस्ट। फिर यहाँ पर दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस था ऑफिशियल के कंट्रोल्स का, कि जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, उनका अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर के पास है। तो उस ऑर्डिनेंस को लेके, क्योंकि आपको पता है ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती है, 6 मंथ्स। ऑलराइट, अब जब सेशन दोबारा लगेगा तो ये ऑर्डिनेंस को डिस्कस किया जाएगा, क्या इसको एक बिल या बिल के रूप में पेश करके इसे एक एक्ट बनाना है या नहीं। तो उस पे लेके वोटिंग होगी। ऑलराइट, तो अब वो देखेंगे कि क्या होता है, और इस पे रिलेटेड जो भी डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट में होगा वो भी आ जाएगा तब तक। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में कहीं पर लैंडस्लाइड हुई है एंड ऑलमोस्ट 100 लोग दफन हो गए हैं उसके नीचे। तो ऑलमोस्ट 22 तो मर भी चुके हैं, बाकी अभी लापता हैं। तो मैंने आपको एज जैसा शुरू से कहा है कि आप लैंडस्लाइड और फ्लड, इन पे अपना नोट तैयार रखिएगा। एंड इस फ्लड से ही रिलेटेड एक और टर्म होता है फ्लैश फ्लड। इन पे अपने नोट्स तैयार रखिएगा, ताकि आपको अपना 15-20 मार्क पर जो भी आए उसको हैंडल कर सके। आज के पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। अगर आज का आप छोड़ भी देते हैं तो भी इतना ज़्यादा कुछ उसमें काम का नहीं है। ठीक है, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं फैक्ट चेक यूनिट ये सेटअप की जाएगी टू आइडेंटिफाई दी फेक न्यूज़। तो हाल फिलहाल के लिए सेंटर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि ठीक है, हम सितंबर तक तो इसको नहीं सेटअप कर रहे हैं अभी, वी आर नॉट नोटिफाइंग इट। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मणिपुर में मोरालिटी के एंगल से इन्होंने लिखा है। अगर सिर्फ आपको पढ़ना हो वैसे तो पढ़ लेना, बट उसमें ऐसा काम का कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कल मैंने आपको समझाया था कि हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है ना। एक तो हमने लगाया था नॉन बासमती वाइट राइस पर, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग अब एक्सपोर्ट, लेकिन अभी अलाउ है, बासमती वाले हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नॉन पारबॉइल्ड नॉन बासमती भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। ओके, तो इसमें जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि देखिए, इससे इंडिया की जो एक रिलायबिलिटी है वर्ल्ड में, ओके, क्योंकि हम वर्ल्ड का 40% एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो अब अगर हम उसमें बैन लगा दें, हालांकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट, यानी कि अराउंड 66 लाख मेट्रिक टन ये वाली राइस एक्सपोर्ट होती है, बस इसको बंद किया है। बट स्टिल ऐसा जो रिलायबिलिटी होती है कि इंडिया से आएगा, क्योंकि इसके अलावा भी राइस कई जगहों से आता है, यूएस से आता है, पाकिस्तान से आता है, ऐसे कई कंट्रीज से आता है। लेकिन इंडिया से जाने वाला ये 40% एक्सपोर्ट, और इसमें से जितना भी अमाउंट होगा, अराउंड मान लीजिए अब 20% एक्सपोर्ट की वाली हो रही थी जो अब बैन कर दी गई है। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज होंगे इसके। ओके, दूसरा आपकी रिलायबिलिटी पे असर पड़ता है कि वर्ल्ड जो आपकी तरफ देखता है कि हाँ, फूड सप्लाई इंडिया से बहुत होता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये हमारी क्वेश्चन में आ जाती है। और दूसरी तरफ अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम एक्लेम करते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को फीड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो फिर ये बातें, ये पॉलिसीज हमारे अगेंस्ट जाती हैं, क्योंकि इससे पहले हमने व्हीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, उससे पहले हम शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा चुके हैं, और अब हमने राइस पर भी बैन लगा दिया है। ऑलराइट, और ये सब हमने क्यों किया है, हमने ध्यान में रखते हुए अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को, क्योंकि अगर इसकी शॉर्टेज होती है तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आता है, फिर प्राइस बढ़ते हैं चीज़ों के। तो आप डोमेस्टिक पॉलिसीज पे नज़र रखिए, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो आपकी रिलायबिलिटी है, जो इमेज है आपकी, उस वो सही नहीं है। ओके, क्योंकि इससे फिर लोग आप पे रिलाई नहीं कर पाते हैं। वो आज आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी डिसाइड करेंगे, और कल को आप अपने यहाँ से एक्सपोर्ट बैन कर देंगे। ठीक है, तो एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके अगेंस्ट जाता है ये सब।
ऑलराइट, और फिर ये करने की एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ इस बार जो मानसून हुआ है वो बड़ा वेग टाइप का हुआ है, कहीं पे डिले हुआ है, कहीं पे हद से ज़्यादा फ्लड्स आए हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा इस बार वो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा तो नीचे जाएगा। और दूसरी बात की एक तरफ तो गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि हमारे पास ऑल टाइम हाई, सबसे ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन हुआ है। और अगर इतना हाई प्रोडक्शन हुआ है तो फिर आपको ये बैन लगाने की जरूरत क्या है? राइट। तो ये एक क्वेश्चन क्रिएट करता है हमारे डेटा के ऊपर भी, कि हमारी गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है क्या वो रिलायबल है, क्या वो सच है भी। ओके। तो यहाँ पे राजस्थान की इनकम गारंटी की बात की है जो मैंने आपको शुरू में समझा दी है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लोग ये कर रहे हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपना जो पैसा है, जो फंड है, उसको सही जगह इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि जब आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो अदर इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे एजुकेशन पे आपको खर्च करना होता है, आपको अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, तो इन पे आपको जो खर्च करना होगा उसमें कटौती हो जाती है। ऑलराइट। तो एक क्वेश्चन मार्क है बस कि क्या ये चीज़ें सस्टेनेबल है या नहीं, आप कब तक सस्टेन कर पाएंगे इनको। फिर यूसीसी ये पॉलिटिकल एंगल से लिखा गया है तो नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, लीव ऑल दिस, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप पे लिखे गए हैं, बट दिस पर्सन राव माधव ही इज एसोसिएटेड विद आरएसएस। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एंगल से लिखा जाएगा, और वैसे भी हमारे पास इंडो फ्रांस रिलेशन को लेके सफिशिएंट पॉइंट्स हैं जो हम देख लेंगे। यहाँ पे अगेन मणिपुर को लेकर ही है, तो ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री ये चलती रहती है न्यूज़पेपर में। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सेम थिंग्स। अगर आपके पास एक सफिशिएंट टाइम टॉपिक किसी भी टॉपिक पर सफिशिएंट पॉइंट्स हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर यू। ओके, डोंट रीड लाइन बाय लाइन। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि शायद हर कंट्री पे सूट करती है, दैट गवर्नमेंट्स नीड टू फोकस ऑन लीडरशिप एंड गवर्नेंस एंड इलेक्शंस वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। क्योंकि देखिए एक सबसे खराब बात ये है कि अब जैसे 24 के इलेक्शन आएंगे ना, तो अभी से पूरी मशीनरी उसी में लग जाती है। आपके सेंट्रल मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर पे हर हर कंट्री की बात कर रहे हैं। तो आपका ये जो लास्ट ईयर होता है, या आप मान लीजिए कि 8 से 9 मंथ होते हैं, ये पूरा फोकस चला जाता है इनका इलेक्शंस की तरफ, और गवर्नेंस गवर्नेंस टू के बैक सीट। ऑलराइट। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, यू शुड फोकस ऑन लीडरशिप एंड गवर्नेंस एंड इलेक्शन वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ऑलराइट, बस कहीं पे कोट करने का अगर मौका मिले तो कर देना। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा भरा है आज के पेपर में। हाँ, यहाँ पर ना इन लोगों ने साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छा देखा है कि ये मेटल है ना, ये अपने आप को हील कर रहा है। जैसे हम देखते हैं ब्रिज है हमारे, ऑलराइट, या कोई मशीनरी है, ओवर द ईयर्स इनमें क्रैक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया है कि ये क्रैक्स वगैरह ये मेटल अपने आप को ही खुद ही हील कर लेंगे। ऑलराइट। ये पहले मूवीज वगैरह में हमें देखने को मिलती थी इस तरह की चीजें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रियल में कर दिखाया है दैट पीसेस ऑफ प्योर प्लेटिनम एंड कॉपर स्पॉन्टेनियसली हील्ड क्रैक्स कॉज्ड बाय मेटल फैटिक ड्यूरिंग नैनोस्केल एक्सपेरिमेंट। और मेटल फैटिक होता है क्या है? मेटल फैटिक अकर्स व्हेन मेटल सस्टेन्स माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू रिपीटेड स्ट्रेस और मोशन। जैसे कि एक ब्रिज है तो उस पे हीट पड़ रही है, फिर मानसून सीजन में रेनफॉल पड़ रही है, फिर ठंड पड़ रही है। ओके, तो इस तरह से वो जो माइनर माइनर से क्रैक जनरेट होते हैं उनमें, उसे कहते हैं मेंटल फैटिग। और ये चीजें अपने आप हील कर रही हैं, इस तरह का इन्होंने देखा है प्योर प्लेटिनम एंड कॉपर में। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल जेट इंजन या इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, इन सब में। ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे वही आ गया कि रशिया ने अब जो अपने डिस्काउंट कम कर दिए हैं, तो इससे क्या फायदा क्या नुकसान। सिर्फ फालतू का डेटा दिया हुआ है, हमें इतना ज़्यादा नहीं जानना है, बस आपको बेसिक्स पता है कि यूक्रेन में इन्वेजन शुरू होने के बाद जब रशिया पर सैंक्शन लगे थे तो उसने काफ़ी डीप डिस्काउंट दिया है कि जो लोग हमसे ऑयल बाय करना चाहते हैं उनको हम काफ़ी डिस्काउंट देंगे। और ये करने की वजह से रशिया इंडिया का टॉप बायर बन गया था, सॉरी, इंडिया रशिया का टॉप बायर बन गया था। सबसे ज़्यादा ऑयल हम लोग रशिया से लेने लगे थे, जबकि उससे पहले हम ले रहे थे इराक से। ओके, तो वो इराक नीचे चला गया एंड रशिया टॉप पे चला गया। हालांकि अब उसने ये डिस्काउंट कम कर दिया है, तो अब हमारा वापस से नीचे आ जाएगा। ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22 एंड फाइनेंशियल ईयर 22, अप्रैल 22 से लेके मई 23 तक। तो यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा रशिया, सेकंड दिखेगा इराक। राइट, दीज आर टॉप 10 सप्लायर्स। पूरे नहीं देखने हैं, बस आप फर्स्ट सेकंड याद रख लीजिए, इतना काफी है। एंड एक और बात ये याद रखनी कि इवन यूएस भी हमारे टॉप 5 सप्लायर्स में से आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी।
क्योंकि यूएस या दूसरी वेस्टर्न कंट्री चाहती थी कि हम चाइना ये सब बंद करें रशिया से ऑयल खरीदना, क्योंकि जो पैसा ऑयल परचेज से मिल रहा है रशिया को, उसी को वो यूक्रेन में वॉर को फाइनेंस करने में लगा रहा है। लेकिन हमने अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी मेंटेन करते हुए कि हम 85% करीब इंपोर्ट करते हैं अपना क्रूड ऑयल, ठीक है। तो हम इसको कट तो नहीं कर सकते, हमें जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। तो हमने ना यूएसए की सुनी या ना यूएन की सुनी, और हमने रशिया से परचेज करते रहे। ऑलराइट, और साथ में यूएस से भी परचेज करते रहे, कि ऐसा नहीं है कि हम रशिया के क्लोज हैं तो यूएस के अगेंस्ट हैं, ऐसा भी नहीं है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, कि हम अपने डिसीजन अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग लेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं। ऑलराइट, फिर कल मैंने आपको रूल 267 बताया था, ये राज्यसभा के रूल्स बुक में आता है, और इसी का जो पैरेलल है लोकसभा में, उसको हम लोग कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। राइट, ये सिर्फ लोकसभा में यूज हो सकता है। एंड एडजर्नमेंट मोशन एक तरह का सेंसर होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, तो ये गवर्नमेंट की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन करता है। और ये जो 267 रूल है वो बस इतना कहता है कि अगर कोई सा रूल किसी बिल को प्रेजेंट करने में आड़े आ रहा है कोई रूल, तो इस रूल को सेट असाइड कर दीजिए, इसे साइडलाइन कर दीजिए। अभी ये प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी रूल 267 में। इस रूल को हटाइए, हमें ये बिल प्रेजेंट करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 1919 का जो एक्ट था उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, और 1952 में जब हमने नए रूल्स बनाए अपने दोनों हाउसेस के लिए, लोकसभा एंड राज्यसभा में, तो हमने इन चीज़ों को मेंटेन किया। राज्यसभा को दे दिया हमने रूल 267, और लोकसभा को तो पहले से ही एडजर्नमेंट की पावर थी। ओके, और इसे एज ए सेंसर क्यों माना जाता है? क्योंकि पहले, आज़ादी के पहले क्या होता था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था हाउस को। ओके, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हाउस, तो हाउस उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो उनको बस ये एडजर्नमेंट की एक पावर दे दी गई थी कि आप एटलीस्ट अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उस टाइम पे क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उसी को इन लोगों ने ये पावर दी थी। तो हमने भी आज़ादी के बाद सिर्फ ये पावर लोकसभा के पास ही रखी, एंड राज्यसभा को रूल्स में दे दिया गया रूल 267। यानी कि आप अगर कोई रूल आपको कुछ चीज प्रेजेंट करने से रोक रहा है, तो उस रूल को आप साइडलाइन करवा दीजिए इस रूल के अंडर। ओके, फिर अब देखिए, किसी भी कंट्री को अगर वॉर में सब जल्दी सरेंडर करवाना हो, तो सबसे पहले आप उसके फूड आइटम्स पे अटैक कीजिए, क्योंकि कोई भी कंट्री, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा टाइम तक हंग्री नहीं रह सकती। अब वैसे ही कुछ रशिया कर रहा है कि ब्लैक सी के पास जो यूक्रेन के पोर्ट थे, जहां पर इनके सारे फूड स्टोरेज वगैरह बने थे, ये उन पे मिसाइल से अटैक कर रहा है। ऑलराइट, तो ये एक तरह से माना जा सकता है कि ये आप सीधे सीधे वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी पर ही अटैक कर रहे हो। लेकिन रशिया ये कह रहा है कि अब इस ब्लैक सी के अंडर, ये अगर ब्लैक सी है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है। ओके, तो ये कह रहा है कि इस ब्लैक सी के अंडर जो भी शिप आएंगी यूक्रेन की तरफ, जो भी शिप यूक्रेन की तरफ जा रही हैं, उन सभी शिप को हम ये कंसिडर करेंगे कि आप हथियार लेकर जा रहे हो, यू आर कैरिंग द वेपन एंड वी विल डाउन योर शिप। ओके, तो अब रशिया थोड़ा सा हाइपर हो चुका है। एनीवे, अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एआई सिक्योरिटी को लेकर कुछ बातें की जा रही हैं। कल एक एग्जांपल भी दिया था कि इंडिया को इस तरह की एक बॉडी बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये जो टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज हैं, जैसे ओपन एआई, अल्फाबेट एंड मेटा, इन लोगों ने वॉलेंटरली कमिटमेंट दी है कि हम लोग वाटर मार्किंग यूज करेंगे टू हेल्प यूजर आइडेंटिफाई द कंटेंट एंड मेक द टेक्नोलॉजी सेफर। राइट, जैसे हम लोग पीडीएफ वगैरह में वाटर मार्क दिखते हैं वैसा। राइट, तो ये लोग यहीं पे यही करने वाले हैं। यहाँ पे 7 कंपनीज कमिटेड टू डेवलपिंग ए सिस्टम टू वाटरमार्क ऑल फॉर्म ऑफ कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो टू वीडियो जनरेटेड बाय एआई, सो दैट यूजर विल नो व्हेन द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड। ठीक है, बाकी ये काम का नहीं है, ये शेयर मार्केट की बात है, नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया करीब $600 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 609, एंड ये नियरली 15 मंथ्स हाई है। मतलब ये अभी तक का कोई हाईएस्ट नहीं है, इससे भी ज्यादा गया था, बट ड्रॉप होता रहता है वो। अगेन, अब देखिए, जब आप बात करते हैं सिंगापुर जैसी किसी कंट्री की, तो आप इनके साथ किस तरह की पार्टनरशिप कर पाएंगे? आप इनके साथ कोई डिफेंस डील तो कर नहीं सकते। सिंगापुर इज जस्ट लाइक हमारे बैंगलोर से भी छोटा, क्या डिफेंस डील करोगे आप इनके साथ? ओके, तो हम हर कंट्री स्पेसिफिक हमारे पास कुछ पिलर दिमाग में होने चाहिए। लाइक सिंगापुर क्या है, ये ट्रेड हब है, तो इनके साथ हम ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ऑलराइट, उसी के साथ हम इनके साथ एनर्जी रिलेशन एंड कनेक्टिविटी रिलेशनशिप कर सकते हैं, चाहे वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम फिनटेक से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने यूपीआई
एक्सेप्टेबल करवाया यहाँ पर। ओके, उसी तरह अब हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंगापुर और थाईलैंड के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कर सकें, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, या तो अंडर सी या फिर ऑन लैंड, डिपेंडिंग, क्योंकि सिंगापुर की अगर आप लैंड कनेक्टिविटी भी देखेंगे तो आप इंडिया से जाइए म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया और उसके नीचे सिंगापुर। ठीक है, तो लैंड कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं या आप अंडर वाटर केबल बिछाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंड करनी है अपनी क्रॉस बॉर्डर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोगों ने ये फैसिलिटी ऑलरेडी कुछ कंट्रीज के साथ कर रखी है, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इनके साथ हमें यानी ये फैसिलिटी है। और हम लोग करीब टोटल पावर ट्रांसफर करते हैं 4000 गीगावाट, सॉरी 4 गीगावाट या 4000 मेगावाट जो जाएगी कह लीजिए। और दूसरी तरफ हमें वेस्ट में भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं यूएई के साथ, कि हम वहां पर भी सप्लाई कर पाएं ग्रीन एनर्जी शेयरिंग को। ओके, तो ये आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप सिंगापुर के साथ कभी रिलेशनशिप या आसियान कंट्रीज एज अ होल उसके साथ रिलेशनशिप में पूछे जाए तो आप इस तरह के पॉइंट्स डालिए जो करंट में न्यूज में रहते हैं, वो आपके आंसर को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाते हैं रादर देन की जो आप स्टैटिक बुक से पढ़ते हैं काफी साल पुराने एग्रीमेंट, उस तरह की चीजें नहीं। क्योंकि अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्लाइमेट चेंज और एक टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो आप फिनटेक को लेकर, हम यूपीआई को लेकर जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं सिंगापुर के साथ, उसको आप मेंशन कीजिए अपने आंसर में। एनर्जी को लेके कि हम ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी को शेयर करना चाहते हैं सिंगापुर के साथ। ऑलराइट, ट्रेड एंड कॉमर्स में कि हम मैरीटाइम कनेक्टिविटी को और बेटर इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि सिंगापुर एक ट्रांजिशन हब है। लाइक जब बड़े शिप आते हैं ना तो हमारे इंडिया के पोर्ट पर नहीं कर पाते हैं, वो या तो श्रीलंका में डॉक करते हैं पहले या सिंगापुर में, फिर वहां से छोटे शिप्स में हम लोग अपने पोर्ट्स पर लेकर आते हैं। ऑलराइट, देन रशिया एंड सऊदी अपोज G20 प्रपोजल ऑन ग्रीन एनर्जी। अब देखिए, आपको पता है G20 समिट चल रहा है, तो यहाँ पर बात की गई कि ये जो ग्रीन एनर्जी है इसका प्रोडक्शन हमें ट्रिपल करना चाहिए बाय 2030। तो रशिया ने इसको अपोज किया है, सऊदी ने इसको अपोज किया है, क्योंकि हमें पता है यार दीज टू कंट्रीज आर मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा ऑयल यही दो कंट्री प्रोड्यूस करती है। तो उन्होंने कहा आप ये रिन्यूअल का नाटक अभी हमारे साथ मत कीजिए। ओके, साथ में ही इंडिया ने भी अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है, एंड चाइना जो सबसे बड़ा एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड साउथ अफ्रीका जो मेजर कोल एक्सपोर्टर है, इन लोगों ने भी अपोज किया है। तो ये टारगेट था कि ट्रिपल करना चाहिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन, बट अभी इन कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट वोट किया है। चलिए, बाकी सब तो स्पोर्ट्स और फालतू की बातें, इनका कोई काम नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के पेपर में ज़्यादा कुछ था नहीं, कल संडे तो कल हम ऑफ रखेंगे। So thanks for joining, and please do give your comments and like the session if it's helpful to you. So thank you.